नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। अखबार में ईयरफोन का विज्ञापन देखकर आरती को एकाएक लगा कि उसकी सारी परेशानी सुलझ गई। काफ़ी दिनों से उसे लग रहा था कि यदि लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं तो वह चाह कर भी नहीं सुन पाती। राहुल से परेशानी बताई तो उसने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा था, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम काम में स्वयं को इतना लीन कर लेती हो कि आसपास क्या हो रहा है तुम्हें तो इसका पता ही नहीं चलता, जिसके कारण तुम सुन नहीं पाती हो। काव्या और करण भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं पापा। टेलीविज़न की आवाज़ जरा भी तेज हो जाए तो सबसे पहले मम्मी ही टोकती है। दरअसल संगीत उसे सदा से ही धीमा सुनना अच्छा लगता था। उसका मानना था कि तेज आवाज़ अच्छे भले गाने को बेसुरा कर देती है। वैसे भी गाना तन मन को सुख पहुंचाने वाला होना चाहिए, ना कि शोर के कारण सिर में दर्द पैदा करने वाला। अतः जब जब भी टीवी का वॉल्यूम बच्चे तेज करते थे वहीं सबसे पहले टोकती थी, खास तौर पर जब गाने आ रहे हो। आरती को जब भी कोई गाना अच्छा लगता वह गुनगुनाने लगती थी। इससे वह अपने तनाव रहित महसूस करती थी, जिसके कारण वह हर काम पूरा मन लगाकर कर पाती थी, चाहे वह घर का काम हो या उसकी चित्रकारी का। यद्यपि उसने किसी संस्था में जाकर चित्रकला की शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी उसके बनाए चित्रों को लोग पसंद करते थे तथा इससे प्रभावित होकर उसने पिछले 4 सालों में अपनी चित्रकला को 2 प्रदर्शनी लगाई थी। उसके कुछ चित्र तो मुंह मांगे दामों में भी बिक गए। इसके अलावा समाज के सच को उजागर करते उसके कुछ कार्टून भी लोगों को बेहद पसंद आए थे। दरअसल चित्रों के जरिए वह जो कुछ भी कहती थी वह अपने मन को तसल्ली देने के लिए करती थी। अगर पैसा कमाने की सोच रखकर चित्र या कार्टून बनाती तो शायद अपनी बात बेबाकी से नहीं कह पाती। उसे डर था कि कहीं वह व्यावसायिक हो गई तो वह रचनाओं में जान नहीं डाल पाएगी, जिसके कारण वह अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो पाई। आरती अपने जीवन से संतुष्ट थी। राहुल के रूप में उसने सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला पति पाया था। करण और काव्या जैसे प्यारे बच्चे थे तथा माँ जैसी सासू माँ थी। किंतु कुछ दिनों से कानों में आई खराबी ने उसका सुख चैन छीन लिया था। सहेलियों में होती फुसफुसाहट को न सुन पाने के कारण उसे क्रोध आता। कभी कभी उसे लगता कि कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। उसकी इस परेशानी को देखकर राहुल ने उसे ईएनटी के डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। डॉक्टर ने उसके शक को सही पाया और बताया कि कान की एक नस कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण खराबी आई है तथा अब उसका इलाज भी संभव नहीं। उन्होंने इसे ईयरफोन लगाने की सलाह दी थी, लेकिन कानों में लगे तार तथा बैटरी को ब्लाउज में छुपाने की लाचारियां उसे कभी अच्छी नहीं लगी। कोई क्या कहेगा सोचकर वह चाहकर भी यह ईयरफोन नहीं लगा पाई थी। जबकि राहुल और डॉक्टर ने दोनों ने उसे समझाया कि जब आंखों के खराब होने पर लोग चश्मा लगाने को बुरा नहीं समझते, तो भला कानों में खराबी आने पर ईयरफोन लगाने में क्या बुराई है। उस समय आरती ने यह कहकर टाल दिया कि ठीक है, बाद में सोचूंगी, लेकिन टालने को अपनी आदत से उसे परेशानी उठानी पड़ रही है। अब तो बच्चे भी यदि एक बार में नहीं सुन पाती तो तुरंत कह देते, मम्मा आपको तो बहुत ही कम सुनाई पड़ने लगा है, अब तो आप मशीन लगवा ही लीजिए। और तो और उसके सुन पाने पर राहुल भी अब झुंझलाने लगे हैं। हालत यह हो गई थी कि वह कभी कभी तो अंदाज ही काम चलाने की कोशिश करती थी, क्योंकि दोबारा पूछने में लगता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अपने विश्वास में लगातार आती कमी के कारण उसका बाहर निकलना भी कम हो गया था। एक बार राहुल से उसका एक मित्र मिलने के लिए घर आया। उसने ठंडा पीने की इच्छा जाहिर की। ठीक से न सुन पाने के कारण वह चाय बनाकर ले गई। क्या स्क्वैश नहीं था? अपनी जेब मिटाने के लिए राहुल ने थोड़ा तेज स्वर में कहा। स्क्वैश तो था, पर बर्फ नहीं थी। बिना बर्फ के अच्छा नहीं लगता, अतः चाय बना लाई। अपनी गलती का पता चलने पर उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, उस समय बिगड़ी बात तो बन गई थी,
लेकिन मन ही मन उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। साथ ही साथ राहुल की तेज आवाज ने उसके दिल को दुखा दिया था। यह अभी हफ्ते भर पहले की बात है। वह अपनी एक अधूरी पेंटिंग को पूरा करने में लगी थी। अचानक दरवाजे की खड़खड़ाहट ने उसके ध्यान को भंग कर दिया। दरवाजा खोला तो सामने कामवाली थी। क्या बात है, क्या घंटी नहीं बज रही? कब से घंटी बजा रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा था। अतः दरवाजा खटखटाया। उसने उत्तर दिया। घंटी बजाकर देखी तो वह बज रही थी। आरती को लगने लगा था अब लोग चाहे जो कुछ भी कहे, ईयरफोन लगवा ही लेगी। कम से कम इन हालातों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और आज इस विज्ञापन पर नज़र पड़ते ही उसे लगने लगा कि उसको मन मांगी मुराद मिल गई है। एक बार सोचा कि राहुल को बता दे, किंतु तभी मन में आया क्यों ना सबको सरप्राइज दिया जाए। आजकल सरप्राइज का दौर है। राहुल और बच्चे अक्सर उसे सरप्राइज देते रहते हैं। एक बार वह भी सरप्राइज देकर देखे। दूसरे दिन राहुल के ऑफिस, करण और काव्या के कॉलेज जाने के बाद घर का काम जल्दी से निपटाया तथा माँ जी को कुछ जरूरी काम है, आने में देरी भी हो सकती है, कहकर निकल गई। कहकर वह अपनी पेंटिंग और शॉपिंग के सिलसिले में बाहर आती जाती रहती थी। उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। आरती ईयरफोन खरीदने जब हियरिंग एंड की दुकान में पहुंची तो उसकी कीमत को देखकर मन डगमगा गया, किंतु सरप्राइज देने की उसकी इच्छा ने उसके मन को दबा दिया। टेक्नीशियन ने डॉक्टर की जांच के आधार पर ईयरफोन सेट करके उसके कान में लगाकर उसको चलाने का तरीका बता दिया। घर में कदम रखते ही माँ जी बड़बड़ाई, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। सुबह की गई अब आई है, घर की तो कोई चिंता ही नहीं है। आरती ने सुन लिया था, किंतु अनजान बनते हुए पूछा, आपने कुछ कहा क्या माँ जी? कुछ नहीं बहू, आज बहुत देर हो गई, चिंता होने लगी थी। थक गई होगी, चाय बनाऊं? अपनी आवाज़ को कोमल बनाते हुए माँ जी ने पूछा। आरती ने उनको आश्चर्य से देखा। पहले और बात के कहे शब्दों का भेद साफ नजर आ रहा था। वह एकाएक समझ नहीं पाई कि किन शब्दों पर भरोसा करे। खुद को संभालते हुए आरती ने कहा, मेरी तो इच्छा नहीं है माँ जी, आपकी चाय का समय हो गया है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अभी वह मन की उलझन से उबर भी नहीं पाई थी कि करण और काव्या कॉलेज से आ गए। भूख लगी है मम्मा, जल्दी से कुछ खाने को दो। नाश्ता करके बच्चे तो खेलने चले गए और वह सुबह से पड़े काम को निपटाने में लग गई। अभी काम कर ही रही थी कि राहुल ने फ़ोन पर सूचना दी कि किसी जरूरी काम के कारण वे देर से घर आएंगे। खाने पर वह सब उनका इंतज़ार न करे। आरती आज तक कोई भी बात राहुल और माँ जी से छुपा नहीं पाई थी। आज भी वह ईयरफोन की बात राहुल को आते ही बताना चाहती थी, किंतु पहले माँ जी के शब्द और अब राहुल का जरूरी काम पर जाना उसकी खुशी को दुमिल कर गए। सुबह का समय तो इतनी हाय तौबा के साथ गुजरा कि दिल की बात दिल में ही रह गई। राहुल भी 2 दिन के लिए बाहर चले गए। शाम 3 बजे से किटी पार्टी थी। बच्चों के लिए खाना बनाकर हॉट केस में रख दिया। साथ में खाने के लिए प्लेटें रखते देखकर माँ जी बोली, बहू मैं तो घर में ही हूँ, बच्चों को मैं खाना खिला दूंगी, तू बेफिक्र होकर जा। किटी पार्टी में पहुंची थी कि मेजबान नीना ने उसका जोरदार स्वागत करते हुए कहा, आओ आरती, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। बहुत देर लगा दी। हाँ, कुछ काम आ गया था। अरे भाई आरती, हम लोगों की तरह खाली थोड़ी ही है। एक मशहूर चित्रकार एवं कार्टूनिस्ट है, अपनी किसी कृति में व्यस्त होगी। हमें तो यह बताने में गर्व होता है कि प्रसिद्ध चित्रकार हमारी किटी पार्टी के सदस्य है। नहीं आई नर्मदा ने प्रशंसक की नज़रों से उसकी ओर देखते हुए कहा। अभी वह नर्मदा को धन्यवाद देना ही चाह रही थी कि करुणा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। चित्रकारी तो हम इससे भी अच्छी कर लेते हैं, किंतु घर के झंझटों से फुर्सत नहीं मिलती और इनके चित्र तो बड़े बड़े चित्रकारों की नकल भर होते हैं। अब चुप भी रहो आरती, सुनेगी तो क्या सोचेगी? उसकी पड़ोसन सरला ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। आरती, वह कहाँ सुन पाएगी? कहते हुए वो दोनों आंखों आंखों में मुस्कुरा दी। ईयरफोन ने उसकी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचा दी थी तथा उनके मन का शक हकीकत में बदल चुका था। उसने भी ये बातें सुन ली थी।
देखो तो कितनी चुप चुप रहती है, किसी से मिलना या बात करना ही नहीं चाहती। कुछ चित्र क्या छप गए, खुद को हुसैन ही समझने लगी है। कविता की आवाज़ में कुछ फुसफुसाहट थी। आरती की नज़र कविता की ओर उठ गई। उसको अपनी ओर देखते हुए वह सकपका कर बोली, मैं बीना से कह रही थी कि आपकी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मन में उठे उथल पुथल के कारण आज आरती सामान्य शिष्टाचार निभाने में भी स्वयं को असमर्थ पा रही थी। अब ऐसी दो मुंही बातें सुनकर वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन उसका अपना है। किटी पार्टी का पूरा मज़ा किरकिरा हो गया था। पता नहीं वहाँ मौजूद हर महिला अचानक उसके लिए अनजान हो उठी थी। ऐसा नहीं था कि कविता या करुणा की बातें दूसरी महिलाएं नहीं सुन पाई हो, लेकिन सुनकर भी सब अनजान बनी रही। उसकी अभिन्न सखियाँ नीना और गीता भी, जिसे वह सदा अपना समझती रही, और उनके कहने पर वह किटी में शामिल हुई थी। वरना उसे ऐसे किटी पार्टियाँ सदा से ही समय की बर्बादी लगती रही है। पता नहीं यह सिलसिला कब से चल रहा है। एक बार उसका मन किया कि वह उनकी कही बातों का विरोध करे, लेकिन सदा से संकोची होने के कारण वह बात को बेवजह बढ़ाकर माहौल में गर्मी पैदा नहीं करना चाहती थी। किंतु मन ही मन उसने सोच लिया था कि आगे यदि कोई उसका इस तरह से मजाक करेगा तो वह उससे नाता ही तोड़ लेगी। घर लौटी तो दीपिका बच्चों और माजी को बातें करते देखकर मन खुशी से भर उठा। अरे तुम कब आई? पहले से सूचना दी होती तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाती। भाभी, अचानक इनका यहाँ का काम निकल आया, साथ में मैं भी चली आई। सोचा सबसे मिलना हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छा किया आपने दीदी, पर्ची ने प्रसन्नता से कहा। दीपिका के आने से थोड़ी देर पहले की कटुता दूर हो गई थी। मन उत्साह से भर गया। उसकी एक ही तो ननद है जिसके साथ उसने जीवन के 15 बसंत बिताए हैं। वह उसके हर सुख दुख की साथी रही। नादानी में हुई उसकी गलतियों को खुद पर लेते हुए उसने उसे डांट से भी बचाया। दरअसल दीपिका उसकी ननद ही नहीं, अच्छी दोस्त तथा समीक्षक भी रही है, और शायद उसी के कारण ही वह अपने शौक को साकार रूप दे पाई। वरना माजी को तो उसकी चित्रकारी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आरती दीपिका के मनपसंद ब्रेड रोल बनाने के लिए रसोई में घुसी थी कि पीछे पीछे दीपिका को आते देखकर बोली, दीपिका तुम जाओ, माजी और बच्चों के साथ जाकर बैठो। यह तुम्हारा मायका है, यहाँ तो आराम कर लो, ससुराल में तो काम करना ही है। भाभी, आपका यह प्यार दुलार ही ससुराल में मुझे आपकी कमी महसूस करवाता है। कहते हुए दीपिका की आंखों में अनायास ही आंसू भर आए थे। अब जाओ भी, वरना काव्या देखेगी तो कहेगी मम्मा आते ही बुआ को क्यों रुला दिया। बरबस आंखों में छलक आए आंसू को पोंछ छुपाते हुए दीपिका के कंधे पर प्रेम से हाथ रख आरती ने कहा, पर आंसू उससे छिप कहाँ पाए। दीपिका ने भी वहाँ से हटना ही ठीक समझा। खाना भी आरती ने खूब मन से बनाया। खाना देखकर विशाल बोले, भाभी, यदि मैंने हफ्ते भर आपके हाथ का बना खाना खा लिया तो दुगना हो जाऊंगा। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सदा खाना ही तो है। मुस्कुराते हुए आरती ने कहा। आरती को किचन का काम पूरा करते करते 10 बज गए। विशाल और बच्चे क्रिकेट मैच देखने लगे और माजी और दीपिका अंदर कमरे में बातें करने में लीन थी। विशाल और बच्चों को दूध का गिलास पकड़ाकर आरती कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी कि उनकी बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक गई। अम्मा, भाभी से कह कर दो अच्छी साड़ियाँ और विशाल के लिए सफारी सूट का कपड़ा मंगवा कर दे देना, वरना घर में घुसते ही सास पूछेगी कि क्या दिया तेरी माँ ने, और इस बार भी खाली हाथ ही बेटी को विदा कर दिया। दीपिका की आवाज़ थी। क्या करे बेटी, अपना तो नसीब ही खोटा है, वरना राहुल के लिए तो लाखों के रिश्ते आ रहे थे। वह डॉक्टर तो अपनी बेटी के लिए 2 दिन घर में डेरा भी डाले रहा, 4 लाख नगद भी देने को तैयार था। लेकिन राहुल ने इसमें न जाने क्या देख लिया कि बिना दहेज के फेरे पड़वा कर ले आया। दहेज में कुछ मिलता तो तेरे काम आ जाता। लंबी सांस खींचकर माजी ने कहा, माँ, पिछली बातों को याद करके क्या रोना, वैसे भी भाभी के मायके से आए सामान पर मेरा क्या हक। दीपिका ने सिर झुकाकर कहा था। बेटा,
उस समय तू भी राहुल की तरफदारी कर रही थी। यह तो सदियों की परंपराएं हैं कि बेटों के ससुराल से मिला सामान बेटी को दे दिया जाता है। आखिर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। आगे सुनने का उसमें साहस नहीं था। अतः कमरे में कदम रखा तो उसे देखकर दोनों ही सकपका गई। दोनों को दूध का गिलास पकड़ाकर सहज रूप में कहा, माँ जी, हमारे कमरे में विशाल और दीपिका सो जाएंगे और मैं बच्चों के साथ सो जाऊंगी। अभी कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि कमरे से फुसफुसाहट सुनाई। अम्मा, कहीं भाभी ने सुन न लिया हो। अरे, इतनी धीमी आवाज में वह कहाँ सुन पाएगी। उसे लगा कि इस समय माँ जी के चेहरे पर भी औरों की तरह ही मुस्कान होगी। उसने अनचाहे विचारों को झटका दिया। उसे याद आया वह पल जब उसने पहली बार इस घर में कदम रखा था। तब नाते रिश्तेदारों ने उसके द्वारा लाए दहेज के बारे में टीका टिप्पणी की थी तो दीपिका ने कहा था, हमारे घर किस बात की कमी है जो दहेज ले। वैसे भी जिन्होंने अपनी जान से प्यारी चीज़ हमें दे दी, उनसे और क्या चाहना। लोग तो चुप हो गए थे, लेकिन जब जब आरती माँ जी के कोप का शिकार होती तब तब दीपिका ने ढाल बनकर उसे सहारा दिया था। लेकिन आज वही दीपिका उसी दहेज रूपी राक्षस के कारण परेशान है। सोचकर आरती परेशान हो गई। वैसे उसने और राहुल ने ज़रूरत के सभी सामान अपनी हैसियत के अनुसार दीपिका के विवाह पर उसे दिया था, लेकिन फिर भी उसे प्रताड़ित किया जाना उसकी समझ से परे था। आरती ने सोच लिया था कि वह कल माँ जी के कहे बगैर ही दीपिका को लेकर बाजार जाएगी और उसके लिए खरीदारी कर देगी। उसके कुछ पूछने पर कह देगी कि रक्षाबंधन पर नेक देने के लिए उसे साड़ी खरीदनी है। जिस ननद ने उसके आज को सुखद बनाया, क्या उसके लिए वह इतना भी नहीं कर सकती। और फिर अब तो राहुल की तनख्वाह भी बढ़ गई है। उसकी माली हालत पहले से बेहतर है। उसे दुख था तो सिर्फ इतना कि उसकी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई कि 20 वर्ष पश्चात भी माँ जी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। क्या महज चंद कागज के टुकड़े किसी के व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना सकता है। यही सब सोचकर आरती के सिर में भयंकर दर्द होने लगा था। उसने सिर दर्द से निजात पाने के लिए दर्द की गोली खा ली, लेकिन विचारों के चक्रव्यूह से वह चाह कर भी नहीं निकल पा रही थी। दीपिका को नेक के साथ खुशी खुशी विदा करते समय आरती ने संतोष की सांस ली। बच्चे भी 2 दिन की छुट्टी के बाद आज कॉलेज गए थे। घर को ठीक ठाक कर आज वह तनाव रहित महसूस कर रही थी। शाम को कॉलेज से लौटकर खाना खाते हुए करण ने काव्या से कहा, आज बड़ा मज़ा आया। कॉलेज से अनिल और सुनील के साथ छपाक फिल्म देखने गया था। अच्छी लगी? आरती को आता देखकर काव्या ने धीरे से कहा, भैया मम्मी को कहाँ सुनाई पड़ेगा। कहते हुए वह शरारती हंसी हंस दिया। आंखों आंखों में उसका साथ दिया था काव्या ने। आरती के पूछने पर करण ने मासूमियत से उत्तर दिया, काव्या अपनी एक समस्या का हल मुझसे पूछ रही थी, वही बता रहा था। बच्चों के मुख से भी चिर परिचित वाक्य सुनकर वह सोच भी नहीं पाई थी कि क्या कहे। एकाएक उसे लगा कि दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या कॉलेज टाइम में फिल्म देखने जाना ठीक है। जाना ही था तो उससे पूछ कर जाते, क्या वह मना करती। अभी कुछ वह कहकर उनका और अपना मिजाज खराब नहीं करना चाहती थी, अतः चुप ही रही। शाम का काम निपटाकर आरती काव्या के कमरे में जाकर लेट गई। काव्या किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। स्वर धीमा था, किंतु ईयरफोन से साफ साफ सुन पा रही थी। कॉलेज से भागकर उनका कहीं पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बन रहा था। देर होने पर देर तक पढ़ाई होने की बात कहनी थी। सबकी एक एक करतूत उसके सामने आ रही थी। आज उसे लग रहा था कि कभी कभी छिपकर सुनना भी फायदेमंद होता है। कम से कम दूसरों के उस रूप को तो देख पाते हैं जिसकी आम तौर पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आरती को दुख था तो सिर्फ इतना कि बाहर तो बात, घर में भी जैसे उसके सामने ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वह भी न जाने कब से। गुस्से में एक बार उसके मन में आया कि काव्या के झूठ का अभी खुलासा कर दे, लेकिन फिर सोचा थोड़ा और इंतज़ार करके देखे, घर में और क्या क्या गुल खिल रहे हैं।
वैसे भी क्रोध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। बच्चों को कभी शांत मन से उनकी गलतियों का एहसास करवाना चाहिए, वरना अनर्थ भी हो सकता है। रात के 10 बजे एक फ़ोन में उसके तन मन को झकझोर देने वाला क्षण आया। राहुल कह रहे थे, शिखा, तुम्हें इतनी रात में फ़ोन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कल बात करके समस्या का हल निकाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। किसका फ़ोन था? पूछने पर राहुल टाल गए, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। आरती को अपनी दुनिया उजड़ती हुई लगी। कुछ दिनों में ही सब उसके लिए अजनबी हो गए। ये सभी का अलग ही रूप नजर आ रहा था। माँ जी, जिन्हें वह सदा अपनी सगी माँ मानती रही, उनके मन में उसके लिए इतनी कटुता। राहुल का तो लगता है कहीं चक्कर चल रहा है, और काव्य और करण के तो रंग ही निराले लग रहे थे। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का था कि यह सब काम उसके सामने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर किए जा रहे थे। जिस ईयरफोन को लगाकर वह सबको सरप्राइज देना चाहती थी, उसके कारण उसे आज कई ऐसे सरप्राइज मिल गए जिनके कारण उसके शांत जीवन में एक भूचाल आ गया था। इसका अंत कहाँ और कैसे होगा, इसका भी वह अभी कोई अंदाजा लगा पाने में असमर्थ थी। जिनके लिए उसने अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्होंने ही उसकी मजबूरी का ऐसा सिला दिया। उसकी मजबूरी का जब तब मखौल उड़ता रहा और वह अनजान बनी रही। लेकिन अब वह मजबूर नहीं। उसने मन ही मन विज्ञान को धन्यवाद दिया, जिसके कारण उसे नई रोशनी मिली, और अब उसने किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। सुबह कॉलेज जाते समय काव्या को बड़ा टिफिन पकड़ाते हुए आरती बोली, आज तुम पिकनिक पर जा रही हो, कुछ ज़्यादा खाना रख दिया है, काम आएगा। और करण, तुमने तो छपाक पिक्चर देख ली है, कैसी लगी? फिर राहुल की तरफ मुखातिब होकर कहा, मेरी सहेलियाँ इस फिल्म की काफ़ी तारीफ कर रही थी। यदि आपका आज रिया के साथ किसी खास जगह जाने का कार्यक्रम ना हो तो शाम के शो की बुकिंग कर लूं। तीनों उसे हैरान होकर देख रहे थे। आखिर राहुल ने चुप्पी तोड़ी। अगर तुम फिल्म देखने जाना चाहती हो तो टिकट मंगा लो। यहाँ तक रिया का सवाल है, वह मेरे एक कर्मचारी की पत्नी है। उसका पति राकेश बहुत शराब पीता है, जिसके कारण उसके लीवर और किडनी में खराबी आ गई है। उसकी पत्नी रिया उसे इलाज के लिए वेलूर ले जाना चाहती है। वह कल उसके इलाज के लिए एडवांस लेने आई थी। क्योंकि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में था, इसलिए उसके एडवांस के कागज़ों पर मेरे हस्ताक्षर न होने के कारण अकाउंटेंट ने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया। परसों उसे जाना है। वह जानना चाहती थी कि कल मैं ऑफिस आऊँगा या नहीं, इसीलिए परेशान होकर उसने फ़ोन किया था। राकेश की कच्ची गृहस्थी है। उसकी अपनी बुरी आदतों के कारण आज उसकी जान पर बन आई, इसलिए मन काफ़ी परेशान हो उठा। तुम भी उसके बारे में जानकर परेशान होती, यह सोचकर मैं तुम्हारे पूछने पर बात को टाल गया था, राहुल ने अपनी सफाई देते हुए कहा। आरती अभी राहुल की कई बातों के बारे में सोच ही रही थी कि काव्या की आवाज़ सुनाई पड़ी। मम्मा, आपको कैसे पता चल गया कि मैं आज पिकनिक पर जा रही हूँ? तुम कल जब बात कर रही थी तब उस समय मैं तुम्हारे कमरे में ही लेटी हुई थी। शायद तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान तो दिया था, पर तुमने सोचा होगा कि मम्मी तो सुन ही नहीं पाती, और मेरी कमरे में मौजूदगी के बाद भी तुम अपना कार्यक्रम बनाती रही। मुझे माफ़ कर दो मम्मी। माफ़ी मांगने से क्या सब गलतियाँ समाप्त हो जाती हैं? छिपकर फिल्म देखना, पिकनिक जाना क्या ठीक है? तुम दोनों किसको धोखा दे रहे हो, मुझे या खुद अपने आप को? आज जितनी मेहनत करोगे कल उतना ही सुख पाओगे। आज की मौज मस्ती आने वाले समय को दुखद बना देगी। मम्मा, हमें माफ़ कर दो, अब ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, करण और काव्या ने एक साथ कहा। लेकिन तुम इनकी शैतानियों को पकड़ कैसे पाई? राहुल ने पूछा। इसकी सहायता से। आरती ने कान में लगे ईयरफोन को सावधानी से निकालकर उसने दिखाते हुए कहा। इसे कब लगवाया? पहले बताया क्यों नहीं? राहुल ने खुशी से पूछा। यदि बता देती तो इतनी सब बातें कैसे पता लगती? मंद मंद मुस्कुराते हुए आरती ने उत्तर दिया। इसके साथ ही आरती के मन में
कल से मंडराते काले काले बादल छटने लगे थे। सभी के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आरती को लगने लगा था कि शरीर के हर अंग की अपनी अपनी महत्ता है, उपयोग है। अतः किसी भी अंग में खराबी आने पर फौरन इलाज करवा लेना अच्छा होता है। लोग क्या कहेंगे सोच सोचकर बेकार में अपना दिमाग खराब करना बेवकूफ़ी ही तो है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को हाइप ज़रूर करें। धन्यवाद।